गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में या आज के धारावाहिक इतिहास के धारावाहिक में आपका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं एक नए अध्ययन बिंदु भारत में या यूँ कहें प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। देखिए इस नाविक शक्ति के बारे में जो हमारा ये जो पढ़ने जा रहे हैं अध्ययन बिंदु जो आरबीएससी की कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक है, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की जो इतिहास की पुस्तक है उसका लगभग तीसरा चौथा टॉपिक है ये प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। महत्वपूर्ण इसलिए है, कक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर यूँ देखे जाए कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो भी महत्वपूर्ण है। इसका कारण है क्योंकि मान लीजिए कोई टीचर्स के लिए या किसी के लिए भर्ती होती है, टीचर के लिए, अध्यापक के लिए आरपीएससी को एग्ज़ाम लेती है, तो जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं या पुस्तक हैं उनमें से ही वो ये मान लीजिए प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती तीसरा चौथा टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा नहीं है किंतु महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो करते हैं जलियानों में सफर, नाविक शक्ति के बारे में बात करते हैं। मैप ड्रॉ किया है, इसमें प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह मैंने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नाविक शक्ति के बारे में बात करें तो हमारे देश में भारत की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, देववाणी जिसको कहते हैं। और संस्कृत भाषा में प्राचीन काल में संस्कृत प्रचलित थी, तो इस संस्कृत भाषा में देखिए इस नाविक शक्ति के लिए जो नाव होती है उसके लिए नव शब्द प्रयुक्त किया जाता था। संस्कृत में तो आज भी नव ही शब्द प्रयोग करते हैं। नव का मतलब उस समय होता था जलयान। क्या कहते थे? जलयान। नव कहते थे नाव यानी जलयान। बाद में इसका जो नाविक शक्ति के बारे में बात करें या यूं कहें कि इसका एक रूपांतरण होता है, बाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। और वो किस रूप से? नवगति, यानी जो जहाजों में बैठ कर यात्रा करते थे वो शब्द यहाँ पर क्या काम में लिया गया? नवगति प्राचीन काल में। अब देखिए इस नव का भी परिवर्तन होता है समय के अनुसार। जैसे आज नव का जो यूं कहे पर्यायवाची शब्द वो नाव बन गया उर्दू भाषा में। नाव कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू में। तो उर्दू भाषा में नव से क्या बन गया? नाव। और यहीं पर इस नव गति से एक नया शब्द निकलता है जिसका नाम है नेविगेशन। नेविगेशन कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इस विधा को क्या कहते हैं? नेविगेशन। यानी एक तरह से हिंदी का इसका ट्रांसलेट करें तो पथ प्रदर्शक होता है, यानी जहाजों में बैठकर जो पथ प्रदर्शन जहाजों के जो मालिक होते थे उनके द्वारा किया जाता था। तो देखिए संस्कृत भाषा का शब्द था नव। नव का मतलब होता था जलयान और नव से बदलकर क्या बना? नाव उर्दू में। और उसी समय में यानी प्राचीन काल में इस नव से नवगति शब्द बना हुआ है। नवगति यानी जो जलयानों में यात्रा की जाती थी, और उस नवगति का अंग्रेजी रूपांतरण क्या हुआ? नेविगेशन। ये तो था इसका सामान्य परिचय कि हम इस नव से कैसे बना है। अब देखिए आगे हमारे यहाँ की जो इस नाविक शक्ति के बारे में बात करें प्राचीन भारत में तो काफी विस्तार से हम कर सकते हैं। तो देखिए कोलंबस जो पुस्तक में दिया गया है वो है कि कोलंबस नई दुनिया की खोज करने वाला था। नई दुनिया की खोज की थी इसने 1492 में। नई दुनिया मतलब अमेरिका को कहा जाता था उस काल में। ये कोलंबस जो था समुद्री रास्ते से होता हुआ भारत के लिए चला था, किंतु यानी अनुमान ये लगाया था कि पृथ्वी गोल है तो अगर मैं पश्चिम से जाऊंगा तो भी भारत पहुंच जाऊंगा, किंतु ये यहाँ भारत ना पहुंच करके अमेरिका पहुंच जाता है, उसको नाम देता है नई दुनिया। तो इस कोलंबस, ऐसा लिखा है कि कोलंबस के भी हजारों साल पहले कम से कम 1000 वर्ष पूर्व भारत में शक्तिशाली जलयान बना करते थे। क्या बना करते थे? शक्तिशाली जलयान। इतने शक्तिशाली जलयान थे हमारे यहाँ पर कि लगभग एक जलयान में 1000 व्यक्ति, कितने? 1000 व्यक्ति एक जलयान में बैठ करके पूरे देशों तक, जैसे यूं कहें पूर्व में जावा सुमात्रा तक और चीन तक, कोरिया तक, जापान तक, पश्चिम में बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका होते हुए अन्य देशों की यात्रा किया करते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण है फाइयान। हमने पढ़ा था फाइयान एक चीनी यात्री था और जो भारत में आता है
भारतीय की सभ्यता संस्कृति से परिचय करने या बौद्ध धर्म की बारे में अध्ययन करने, क्योंकि भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन में गया। चीन के लोग इसको और अधिक विस्तार से जानने के लिए फाइयान यात्री आता है। फाइयान के अलावा हेंगशांग सिंह भी आते हैं, पर हम फाइयान की बात करते हैं। तो फाइयान ये बात कहता है कि उस समय यहाँ पर शक्तिशाली जलयान थे। इसका दूसरा परिचय है, दूसरा कारण है वो पूर्वोत्तर से आता है और भारत में आकर कुछ समय यहाँ मगध में पाटलिपुत्र में निवास करता है और फिर भारत से श्रीलंका, श्रीलंका से जावा, जावा से चीन, इस रास्ते होता हुआ जाता है। तो ऐसा तो है नहीं समुद्र में तैर के गया होगा। तो यहां पर जो शक्तिशाली जलयान चला करते थे उसका भी उसने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में वास्तव में शक्तिशाली जलयान यहां पर हमारे देश में चला करते थे। उस समय इंजन नहीं हुआ करते थे, वो केवल पतवारों वाले हुआ करते थे। इसका एक दूसरा उदाहरण भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम, सिंधु सभ्यता में एक स्थान मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थान मिला जिसका नाम है लोथल। गुजरात में है, यहां पर इस कॉर्नर पे। लोथल प्राचीन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आज का यूं कहें जैसे मुंबई पतन है, वैसे उस समय का लोथल महत्वपूर्ण बंदरगाह था। भारत का व्यापार विदेशों के साथ में मिस्र, मेसोपोटामिया, इराक, ईरान, पर्सिया जहां तक भी था वो इस पश्चिम तट से इस लोथल से हुआ करता था। इस लोथल के बारे में बात करें तो देखिए, हड़प्पा का ये मान लीजिए कि राजधानी तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा को कहा गया है, किंतु इसका एक महत्वपूर्ण स्थल यही था क्योंकि व्यापार यहीं से हुआ करता था। इसके बारे में देखो, यहां से कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ मोहर मिली है, मृतपात्र मिले हैं, उन पर क्या है, नाव के और जलयानों के चित्र मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि उस समय में वास्तव में जलयान हमारे यहाँ चला करते थे। स्वयं जो लोथल है, लोथल का जो बंदरगाह है, यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसके बारे में अगर विस्तार से देखें तो लगभग 1400 फीट तो ये लंबा है। 1400 क्या है, फीट लंबी दीवार बनी है। 1400 फीट लंबी तो क्या है, इसकी दीवार बनी हुई है। यहाँ पर दीवार का मतलब यह है कि समुद्र से जो जहाज आते थे, अब भारी जहाज हुआ करते थे, कई टनों माल उनमें हुआ करता था, अगर वो आगे तक जाते तो मिट्टी के कारण वो सतह पर आ सकते थे, यानी वो भारी माल के कारण सतह पर नहीं आ सकते थे। तो समुद्र के अंदर जाकर काफी गहर आगे तक एक दीवार बना दी गई 1400 फीट लंबी, जहां पर पानी अधिक भरा हुआ करता था, तो जिसके कारण वो शक्तिशाली जलयान उस दीवार के सहारे उस पतन पर, इस बंदरगाह पर अपना माल उतार सकते थे, माल चढ़ा सकते थे। तो देखिए, ये कब की बात है, लगभग आज से यूं कहें तो 3-4 हजार साल पहले की बात है। 2000 तो ये, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 2300 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। तो 2300 यानी लगभग 4000 साल पहले की ये लोथल बंदरगाह हमें मिला है। कहां पर है, वर्तमान में गुजरात के इस पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर। अब देखिए, यहां पर एक और खास बात है, यहां पर जो मिला है वो है नाव निर्माण कार्यशाला, यानी यहाँ का नाव का निर्माण होता था, वो भी कार्यशाला भी यहाँ पर ऐसा अवशेष मिला है, वर्कशॉप जिसको कह सकते हैं। और इसके अलावा जलयान भी यहाँ बना करते थे, जिनके भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं लोथल में। अब कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों की बात करते हैं जहां से भारत का व्यापार हुआ करता था प्राचीन काल में। एक हम देख चुके हैं लोथल के बारे में, लोथल पश्चिमी तट पर। देखिए, इसी के नीचे है भड़ूच, पश्चिमी तट पर ही है। ये मैप की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और समझने की दृष्टि से भी। यहां से पश्चिमोत्तर देशों के साथ व्यापार हुआ करता था, जिसमें इराक, ईरान, मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, रोम, यहां तक भारत के शक्तिशाली जलयान जाया करते थे। तो देखिए, लोथल, भड़ोच और सूरत, ये तीनों गुजरात के उस कॉर्नर पर हैं, यानी भारत के पश्चिमी तट पर ये अवस्थित बंदरगाह थे, प्राचीन महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इसके अलावा भड़ोच का दूसरा नाम भृगुकच भी है। भड़ोच का दूसरा नाम क्या है यहां पर, भृगुकच। कई बार
कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका नाम भड़ौत का बरगुगच भी है, सूरत, लोथल, ये तीनों बंदरगाह यहाँ के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, वर्तमान में भी हैं। इसके नीचे देखिए महाराष्ट्र में सतारा, दभोल और मालवण, ये प्रथम शताब्दी के हैं। ये तो उससे पूर्व के थे, किंतु उसके बाद के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जिनमें सतारा महाराष्ट्र में, दभोल भी और मालवण जो महाराष्ट्र का अंतिम छोर है वहां तक। इसके अलावा नीचे केरल की तरफ चले तो कोचीन बंदरगाह, और आगे बात करें तो यहां पर है तूतीकोरन जो दक्षिणी भारत में पूर्व दिशा में है। यहीं पर चोल बंदरगाह भी था, चोल जो साम्राज्य फैला हुआ था दक्षिणी भारत में, उसी के क्षेत्र में यहाँ चोल बंदरगाह भी था। कावेरीपट्टनम बंदरगाह भी यहाँ पूर्वी तट पर था। ये पश्चिमी तट के थे, पूर्वी तट में तूतीकोरन, कावेरीपट्टनम, मछलीपट्टनम, कोणार्क उड़ीसा में, और ताम्रलिप्ति सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। ध्यान रखना ताम्रलिप्ति आज भी महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल का पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, यानी कलकत्ता के आसपास का जो क्षेत्र है वो है ताम्रलिप्ति। मैप की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न कर लिया जाता है कि भारत का जो सबसे पूर्वी तट पर बंदरगाह या ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहां पर है। इसके अलावा एक बंदरगाह और है कावेरीपट्टनम, हम बात कर चुके हैं तूतीकोरन के बारे में, और ये भारत के उस समय यह मान लीजिए कि प्रथम शताब्दी के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। अब कुछ और चीजें मैप के बारे में देखना चाहेंगे भारत के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, संपूर्ण भारत को क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप। और भारत के जो कुछ द्वीप समूह थे, द्वीपांतर जिनको कहा गया है, जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया, जो बर्मा है, इनको द्वीपांतर कहा गया है। अब देखिए अरब सागर के बारे में उस समय ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कंपटीशन एग्जाम में। यहां पर ये मान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रत्नाकर किसे कहा गया है। ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर या किसी और के बारे में। तो ध्यान रखना रत्नाकर कहा गया है प्राचीन भारत में अरब सागर को, जो भारत के पश्चिमी तट पर है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी को कहा गया है महोदधी। क्या कहा गया है, महोदधी। किसको कहा गया है, बंगाल की खाड़ी को। अरब सागर को कहा गया रत्नाकर। हिंद महासागर का नाम वही था प्राचीन काल में भी। और एक बड़ी बात, यहां से इतने शक्तिशाली जलयान जाया करते थे कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भयंकर तूफान हुआ करते थे। आज भी होते, चक्रवात होते, तूफान होते हैं। वो जहाज उन चक्रवातों, उन तूफानों को भी पार कर जाते थे। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण चीज और देखते हैं, ये हम ध्यान रखना, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए हैं। अरब सागर को रत्नाकर और बंगाल की खाड़ी को कहा गया है महोदधी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सांची और बरहूत के स्तूपों के बारे में। किसके बारे में, सांची, बरहूत। स्तूप बताया हुआ है, फिर भी जानकारी के लिए बता देता हूं। स्तूप बौद्ध धर्म के लिए जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष थे या शरीर के कुछ अवशेष थे, उनको रखकर एक बुद्ध धर्म का एक उल्टे कटोरे के आकार का यूं बनाया जाता था। ठीक है, अर्ध चंद्रमा की आकृति में, जिसमें एक बीच में छत्र होता था, यहाँ कलश रखा करते थे, ऊपर यूं कहे त्रिशूल रूप में निकला होता था, चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ यानी घूमने की एक परिक्रमा करने का रास्ता होता था, ये स्तूप कहलाता था। तो इन सांची और बरहूत के जो स्तूप है, यहां से भी चंपू शैली है, और यहाँ पर चप्पू यानी जो कहते हैं ना हाथों से चलाने वाले पतवार हुआ करती थी, तो चप्पू वाले पोत और साथ में यूं कहें कि नौका निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। नौकाओं के भी यहाँ पर क्या मिले हैं, चप्पू वाले पोत और नौका के भी यानी नावों के भी यहाँ से इनके ऊपर चित्र मिले हैं। कहाँ पर, सांची और बरहूत के स्तूप से, जो ये मान लीजिए कि सातवाहन वंश के समय के और उसके आसपास के समय के गुप्त काल से पूर्व के हैं। तो यहाँ पर ये जानकारी हमें मिलती है, यानी प्राचीन भारत में शक्तिशाली जलयान हुआ करते थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात हम करते हैं कि एक ग्रंथ है जिसको हम अलग से पढ़ना चाहेंगे, जो महत्वपूर्ण भी है, जिसके बारे में प्रश्न बन सकता है, वो है युक्ति कल्पतरु। कौन सा ग्रंथ, युक्ति कल्पतरु। नाम याद हो जाना चाहिए, हो जाएगा। युक्ति, बोलिए युक्ति कल्पतरु। ठीक है, युक्ति कल्पतरु 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो युक्ति कल्पतरु है धार, मध्य प्रदेश में धार का राजा भोज, वही राजा भोज
और कहाँ गंगू तेली वाला भोज दानी। तो और बहुत यूं कहें धन संपदा वाला राजा काफी। तो धार का राजा भोज था जिसने युक्ति कल्पतरु एक ग्रंथ की रचना की और इसमें क्या वर्णन मिलता है, नौका निर्माण का, यानी नावों का निर्माण किस तरह से किया जाता था, यानी किसका वर्णन मिलता है इसमें, नौका निर्माण और साथ ही नौकाओं के प्रकार के बारे में, दो चीज का वर्णन मिलता है, नौका निर्माण और नौकाओं की कितने प्रकार की हो सकती है वो चीजें यहां पर मिलती हैं। इसके अलावा यहां पर एक भारतीयों के लिए दिशा सूचक यंत्र, आजकल तो कंपास होता है, प्राचीन काल में जो भारतीय नाविकों के लिए दिशा सूचक यंत्र होता था, भारतीय नाविकों के लिए, उसका नाम था लोह मत्स्य यंत्र। क्या नाम था, लोह मत्स्य यंत्र। ये नाम क्यों पड़ा ये तो वही जाने, किंतु लोह मत्स्य यंत्र एक महत्वपूर्ण यंत्र था जो आज का कंपास का काम करता था भारतीय नाविकों के लिए दिशा सूचक यंत्र के रूप में। इसके अलावा देखिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखना, युक्ति कल्पतरु धार के राजा भोज के द्वारा स्वयं लिखी हुई है। नौका निर्माण और नौका के प्रकारों के बारे में इसमें का वर्णन है। इसके अलावा दिशा सूचक यंत्र लोह मत्स्य यंत्र का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा देखिए एक चीज और है, हम यहां पढ़ना चाहेंगे मेगास्थनीज, जिसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आएगी। मेगास्थनीज पहले भी आ चुकी है, क्या नाम है मेगास्थनीज की पुस्तक का, बताइए। देखिए मेगास्थनीज याद करिए किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज, किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। कौन सी थी, इंडिका। भारत का वर्णन किया था। इसमें ये क्या कहता है कि भारत में जो नौकाओं का संगठन था उनके बारे में कि कौन जहाज चला करता था उस समय की स्थिति के बारे में बताता है। तो उसके बारे में देखते हैं कि ये कहता है कि उस समय 9 दलों का नौका संगठन होता था, 9 दल होते थे एक संगठन में, तो 9 दलों का नौका संगठन का उल्लेख करता है। कौन करता है, मेगास्थनीज। और इस संगठन के बारे में एक चीज ये बताता है कि इसमें क्या क्या पद हुआ करते थे। तो सबसे पहले जब कुछ यात्री या व्यापारी जो जहाज लेकर समुद्र में निकलते थे तो उन समूह का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था नौका अध्यक्ष, या यूं कहें कि नौका समूह जो होता था उनका जब सागर में वो व्यापार करने के लिए जाते थे तो उनका प्रमुख, नौका समूह का प्रमुख क्या कहलाता था, नौका अध्यक्ष। सिंपल सी बात है, नौका अध्यक्ष, कोई विशेष लाग लपेट नहीं है। इसके अलावा ये तो गई सारी 9 दलों का होता था, उसका कंप्लीट का एक ये कहें कि सबका नेता, लीडर, वो कहलाता था नौका अध्यक्ष। अब 9 होती थी तो प्रत्येक का भी एक अध्यक्ष या एक नाव का प्रमुख हुआ करता था। तो प्रत्येक नौका का प्रमुख, ये तो संपूर्ण का हो गया, और नौका प्रमुख को क्या कहते थे, कर्णधार। क्या कहते थे, कर्णधार, सुना होगा कर्णधार, या इसको साथ में कहते थे महासार्थ भी इसको कहा जाता था। इसके अलावा एक चीज और है यहां पर कि जो पतवार चलाने का काम करता था, यानी चप्पू जो चलाने का काम करता था, उसको भी क्या कहते थे, पतवार चालक को क्या कहते थे, नियामक। पतवार चालक को क्या कहते थे यहां पर, नियामक। ये सब बातें कौन बता रहा है, मेगास्थनीज। कौन बता रहा है, मेगास्थनीज। और अंतिम बात, प्रत्येक ये जितने भी जलपोत होते उनके प्रबंध का एक स्वतंत्र अधिकारी होता था। जलपोत का प्रबंध करता था, किसी को चाहिए तो प्रबंध का जो अधिकारी होता था, प्रबंध अधिकारी, अलग नाम आएगा, यहां लिखते हैं, क्या था, दत्र रश्मि ग्राहक, दत्र रश्मि ग्राहक। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये सारी की सारी किसने कही है, मेगास्थनीज ने। क्या क्या कहा है अपनी पुस्तक इंडिका में, वापस देख लेते हैं किसके दरबार में था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत।
क्या कहता है, 9 दलों का एक नौका संगठन हुआ करता था उस काल में, और इस समूह के प्रमुख जो होता था उसको नौकाध्यक्ष कहते थे। प्रत्येक नौका का एक संचालक होता था, उसको कहते थे कर्णधार या महासारथ, और पतवार जो चलाता था उसको कहते थे नियामक। साथ में जलपोत प्रबंध जो करता था वो कहलाता था दत्र रश्मि ग्राहक। तो ये था हमारा प्राचीन काल में नाविक शक्ति। धन्यवाद।